दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। और यहाँ से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेगा उसको मैं बताते चलूँगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं बीच बीच में बताऊँगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यापम जो है पुराने क्वेश्चन को ही उठाता है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर है, निरपेक्ष वृद्धि दर है 2011 के अनुसार। तो देखिए 17.64%, मतलब 17.64% जो है जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर था 2011 में। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन था? दादर और नागर हवेली, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो लिंग अनुपात 933, ये सुमेलित नहीं है। जनघनत्व 382 था, साक्षरता 73% और जनसंख्या था 121 करोड़ 2011 में। तो ये जो है सुमेलित है, ये नहीं है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो जनगणना 2011 है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो देखिए पंजाब। पंजाब जो है न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप, ऑप्शन ए लक्षद्वीप। दोस्तों आप अगर जाकर खुद से गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कुछ क्वेश्चन जो 2022-23 का इम्पॉर्टेंट अर्थव्यवस्था से, कि कौन सा राज्य लिंगानुपात में आगे है, कौन सा कम है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप ज़रूर गूगल पर जाइए, सर्च कर लीजिए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, जनघनत्व अभी 2023 में क्या है, साक्षरता कितना प्रतिशत है भारत का, जनसंख्या कितना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। करंट अफेयर में पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य है, तो देखिए बी बिहार। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो देखिए 7 है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी है, आपको बताना है। तो देखिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ये जो है महारत्न कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना शुरू हुई थी अर्थव्यवस्था में, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना शुरू हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1997 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। धातु एवं पीतल के चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाते हैं? तो मुरादाबाद में, याद रखिएगा। कौन सा निजी क्षेत्र का तेल शोधशाला नहीं है, शोधनशाला नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपट्टनम। ये जो है निजी क्षेत्र का तेल शोधशाला नहीं है, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ये वाला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का कारखाना नहीं है? लौह इस्पात का कारखाना नहीं है, तो देखिए चेन्नई में नहीं है, याद रखिएगा। भद्रावती, विशाखापट्टनम और भिलाई में है, चेन्नई में नहीं है। भारत का डायनामिक्स लिमिटेड स्थित है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड स्थित है, आपको बताना है। देखिए कहाँ है? हैदराबाद में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। किसी उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह यह प्रमाणित करने हेतु लगाया जाता है कि वह उत्पाद, तो देखिए वह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इंपॉर्टेंट है, व्यापम ये क्वेश्चन पूछता ही है आपके अर्थव्यवस्था में। इको मार्क अगर लगा है तो क्या है? तो देखिए वो जो उत्पाद है, वो सामान है, वो वस्तु है, वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है सुमेलित नहीं है, तो देखिए सुमेलित नहीं है कौन सा? तो नालको भदोही, ये सुमेलित नहीं है। बालको जो है कोरबा में स्थित है, हिंडाल्को रेणकुंड में और इंडाल्को हीराकुंड में, इसे याद रखिएगा। देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है, देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति आय। ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है 16 नंबर। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है, तो राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन करने हेतु कौन सी कठिनाई आती है? कौन सी कठिनाई आती है? तो देखिए अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ये जो है कठिनाई आती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। धनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग द्वारा बचत की जाती है तो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम बताइए। आपको घटना का जो घटता क्रम है उसको बताना है। तो देखिए सेवा, उद्योग और कृषि, घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम। घटता क्रम मतलब सेवा में ज़्यादा रहेगा और कृषि में ऐसे, यह घटता क्रम। निम्नलिखित में से मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? तो देखिए मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन के, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, देखिए खनन जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों कमेंट कीजिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ये जो है अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। निम्नलिखित में से किसकी गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अचल पूंजी के उपभोग मूल्य को घटाकर की जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? तो इसको कही जाएगी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण निम्नलिखित में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। कौन कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय में कमी, जनसंख्या का दबाव एवं कृषि की प्रमुखता, ये जो है लक्षण है, याद रखिएगा। जब कोई फर्म उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों सीमांत लागत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी एक वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल को पैदा करने को कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुशस्योत्पादन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 28 नंबर और 29 नंबर, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की सीमांत आय और एवं औसत आय कभी बराबर नहीं होती, याद रखिएगा। जो सीमांत आय है और औसत आय है वो कभी भी बराबर नहीं होती, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है तो क्या जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। मौद्रिक नीति निर्माता है, मौद्रिक नीति निर्माता है तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा रिजर्व बैंक। जो मौद्रिक नीति है उसका निर्माता कौन है? तो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। दोस्तों कमेंट कीजिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कमेंट कीजिए इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी या कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो उपभोक्ता अधिशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए अब जो उपभोक्ता अधिशेष है वो अधिक होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राजकोषीय नीति का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी कर, व्यय और ऋण से है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सरकारी कर, व्यय और ऋण से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्तविक वेतन जो है किसके बराबर होता है? वास्तविक वेतन किसके बराबर होता है? तो देखिए नगद मजदूरी अपन कीमत स्तर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा अर्थव्यवस्था में। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो देखिए उसके अपने मूल्य पर, उसके अपने मूल्य पर जो है गतिशीलता उसमें आय परिवर्तन के कारण होती है। आंशिक विश्लेषण का गुरु किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अल्फ्रेड मार्शल को, अल्फ्रेड मार्शल को जो है आंशिक विश्लेषण का अर्थशास्त्री गुरु माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए किसके द्वारा?
वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मांग को प्रदर्शित करता है? देखिए सीमेंट, व्युत्पन्न मांग को प्रदर्शित करता है सीमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। श्रम पूर्ति वक्र जब पीछे झुकने लगता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए इसका तात्पर्य होता है उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। श्रम पूर्ति वक्र जब नीचे पीछे झुकने लगता है तो उसका अर्थ है उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध है? तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिलीजुली खेती से क्या अभिप्राय है? तो देखिए मिलीजुली खेती का अभिप्राय है एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो देखिए नैतिक दबाव, खुला बाजार परिचालन, नकदी रिजर्व अनुपात, बैंक दर नीति ये शामिल है। नैतिक दबाव शामिल नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से पूंजी प्रधान उद्योग कौन सा है? पूंजी प्रधान उद्योग, तो देखिए इस्पात उद्योग जो है पूंजी प्रधान उद्योग कहा जाता है। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? यू आकार का वक्र किस में बनता है आपको बताना है। तो देखिए सीमांत लागत में यू जो है यू आकार का वक्र बनता है। भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। तो देखिए भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है इन सभी के द्वारा: प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा, आयात प्रतिस्थापन द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन द्वारा। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस वीडियो का प्रश्न 49 नंबर। ब्याज दर पर निर्धारित की जाती है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो देखिए ब्याज दर जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। भूरी क्रांति संबंधित है, भूरी क्रांति संबंधित है। तो देखिए भूरी क्रांति जो है खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय उद्योगों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से। और यहाँ से जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रश्न है वो बनता है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ का। तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जो अपलोड है तो उसे ज़रूर देखिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 17 तारीख को है और ये 17 तारीख बहुत ही नज़दीक है। तो ज़रूर देखिए क्योंकि जो वीडियो है आपका अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं। तो ज़रूर जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियो है अपलोड है। कल हम जो है हम इसी चैनल पर हिंदी के महत्वपूर्ण जो है टॉपिक उस पर भी वीडियो लाएंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।